गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो क्या होगा, किस टाइप के लॉज है जिसके थ्रू केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेंगे, राइट। सो फर्स्ट है, अगर कभी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पर भी, उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो होगा वो रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके कुछ लॉज है, जैसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो फर्स्ट लॉ है फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यहाँ पर क्या होगा, जो पूरे रिएक्शन में जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास रहेगा वो कंजर्व रहेगा। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लूं और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों गैस से क्या मिलके क्या बना होगा, H2O बना होगा। सो अगर मैं इन दोनों के मासेस निकालूं, रिएक्टेंट का मास और पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर लगा देता हूँ 2 और यहाँ पर 2। अभी क्या है, ये रिएक्शन जो है वह बैलेंस्ड है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो कितना मास हो गया, 4 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32, यानी इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 36। इसका मतलब रिएक्टेंट का मास कितना आया, 36 आया। अब प्रोडक्ट का मास देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन है तो कितना, 16, तो 16 प्लस 2 18, 18 2 जा 36। सो हमें यहाँ पर क्या दिखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या आ रहा है, यहाँ पर इक्वल आ रहा है, मतलब ये मास क्या है, कंजर्व है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास हमेशा कंजर्व रहेगा। सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि यहाँ पर अगर एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, जैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट का जो वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, उसी हिसाब से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे H2 प्लस O2, अगर हम इन दोनों का रेशियो ऐसा ले ले 2:1, सो इससे क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो कितना आ रहा है, ये 2:1 में। सो अगर 2:1 में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करेंगे तो मुझे H2O ही मिलेगा। अगर इसके जगह मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को 1:1 में ले लूँ, सो इस कंडीशन में जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो यहाँ पर क्या है इस लॉ में कि रिएक्टेंट के रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो जिस रेशियो में कंबाइन होगा उसी हिसाब से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो होगा प्रोपोर्शन का वो फिक्स रहेगा। सो जब 2:1 में हमने कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 रेशियो में क्या मिलेगा, मुझे H2O मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब 1:1 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करेंगे सो मेरा जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर ये 1 में ही मिलेगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब ये वैल्यू फिक्स है, इसी हिसाब से ही रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन ने अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया कि एक एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं,
किस टाइप से कंबाइन करेंगे। सो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बोला गया है कि जितने भी मैटर होंगे वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। यानी किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम होता है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। आइडेंटिकल एटम जो होंगे उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। आइडेंटिकल का मतलब है अगर मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास 1, एटॉमिक नंबर 1 मास 1, मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप जो है प्रोटियम। सो अगर मैंने हाइड्रोजन के 2 एटम लिया, इन दोनों एटम का मास सेम है और इनके केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। सो अगर मैं सेम 2 एलिमेंट लूंगा उसमें जो होगा उनके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे और दोनों का मास भी सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। जैसे एक एटम मैंने ले लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर होता है 8, मास होता है 16। दूसरे एटम अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, दूसरे एटम मैंने ले लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास 23। सो ये 2 अलग अलग एटम हैं, सो इनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। दैट मीन्स एटम्स अगर डिफरेंट है तो उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जब एटम कंबाइन करेंगे एक स्मॉल होल रेशियो में तभी जाके कंपाउंड बनाएगा। यानी एटम जब कंबाइन होगा उसका एक सिंपल रेशियो होगा, जिस रेशियो में वो कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, एटम क्या है ये तो सबको पता है। एटम दैट मीन्स किसी भी अगर हम मैटर ले ले उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम। मतलब एटम किसी मैटर या एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। दैट मीन्स एटम से मिलकर ही सारी चीजें बने होंगे। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, सो जब एटॉमिक मास निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, जो कार्बन एटम है उसका आइसोटोप फर्स्ट आइसोटोप, 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन का, फर्स्ट आइसोटोप कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास होता है 12। सो इस आइसोटोप के मास के साथ ही किसी भी एटम के मास का कंपेयर करते हैं कि 1/12 पार्ट और किसी एटम के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है। मतलब किसी भी एटम का अगर मास हमें निकालना है तो कार्बन एटम के साथ कार्बन 12 जो है आइसोटोप, कार्बन के फर्स्ट आइसोटोप, उसके कंपेयर में कितना हैवी है, यानी कितना हैवी है उसको मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा 1/12 के हिसाब से कि वो कितना हैवी है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट पहले AMU बोला करते थे, अभी इसको यूनिफाइड मास दैट मीन्स ओनली यू बोला करते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। ओके, फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है सेम टाइप के एटम का कॉम्पोजिशन। मतलब एक ही टाइप के एटम से अगर कुछ बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आर्गन है, हीलियम है, तो एक ही एटम इंडिपेंडेंटली आपको मिल जाएगा। ऑक्सीजन गैस, ओजोन है, उसके बाद है ये क्लोरीन गैस, उसके बाद होगा नाइट्रोजन गैस। सो ये सब क्या है, एटम्स का ही कॉम्पोजिशन है, सेम टाइप के एटम मिल के बना हुआ है। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट से मिलकर बना होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोला करेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के एटम्स का कॉम्पोजिशन है। सो एलिमेंट का मतलब ही होता है कि सिमिलर टाइप के एटम का कॉम्पोजिशन।
अब जब एक से ज़्यादा या फिर उसी एक एलिमेंट से मिलकर बना है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, सो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स का मतलब होगा जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे और वो एक फिक्स रेशियो में भी ज्वाइन होंगे, यानी जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाना है फिक्स रेशियो में, सो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में कितने एटम जुड़ा हुआ है। सो एक देखते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब एक ही एटम का बना होगा। सो यहाँ पर देखिए जो हीलियम, नियॉन, ये सब इनर्ट गैस है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते, तो ये होमो एटॉमिक हो गया। डाई एटॉमिक का मतलब दो एटम से मिलकर बना है, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस है, HCl। सो ऐसे जितने भी हैं जो दो एटम से मिलकर बना होगा उसको हम डाई एटॉमिक बोलेंगे। ट्राई एटॉमिक का मतलब हुआ, ट्राई एटॉमिक दैट मीन्स तीन एटम से मिलकर बना है, जैसे ओजोन है, H2O में तीन एटम है। पॉली एटॉमिक का मतलब है जो मोर देन 3 हो। सो मोर देन 3 एटम जब एक दूसरे से कंबाइन है और एक कंपाउंड फॉर्मेशन करे हैं, सो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आयंस। सो आयंस का मतलब क्या होता है, जब किसी एटम के ऊपर या फिर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जैसे अगर ये सोडियम है, नॉर्मल सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11। सो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। वैसे ही एक क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और क्लोरीन ने गेन किया। सो इस दोनों ही कंडीशन में अपने ऑक्टेट कंप्लीट किया। सो प्लस चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, लूज करते हैं। माइनस चार्ज कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज होगा, मतलब केटायन। वैसे ही अगर कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन जिसने गेन करा। सो केटायन के कुछ एग्जांपल है, सोडियम +1, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, एल्युमिनियम +3। सो ये सब जो है एक केटायन है। एनायन जो होगा, एनायन यहाँ पर जो एनायन दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन -2, ये सब एनायन के चार्जेस है। तो एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, केटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। सो यहाँ पर जो टेबल है इसमें एनायन और केटायन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। फॉर्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड। सो पहले जो भी एलिमेंट होगा या फिर जो भी एटम होगा उसका जो है बैलेंस ही होना चाहिए। पहले सिंबल जो होगा बैलेंसी का वो हमें पहले होना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड जो है केटायन को हमें पहले लिखना है और एनायन को बाद में लिखना है। उसके बाद उनके बैलेंसेस या चार्जेस को क्रिस क्रॉस कर देना है और दोनों चार्ज बैलेंस होना है, जितना प्लस उतना ही माइनस, से बैलेंस भी होना है। इसका मतलब है कोई भी जो ओवरऑल जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस चार्ज। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं। सो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। सो अगर हम इसको ऑक्टेट रूल में डिवाइड करें 2, 8 एंड 3, इसका मतलब आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, +3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 एंड 6। सो इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल लगा दे तो 2 एंड 6। सो इसको कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन गेन करता है इलेक्ट्रॉन। अब इसको कर देंगे क्रिस क्रॉस, तो ये एल्युमिनियम 2 टाइम होगा, ऑक्सीजन 3 टाइम। सो यहाँ पर कंपाउंड क्या बना, एल्युमिनियम के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 3।
सो एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो इस टाइप के हमें क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। जैसे दूसरा सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का जो चार्ज है वो +1 है, नाइट्रेट का चार्ज भी -1 है। सो इन दोनों को अगर हम क्रिस क्रॉस कर दे तो सोडियम भी 1 टाइम, नाइट्रेट भी 1 टाइम, तो NaNO3 बन गया। सो इसी टाइप से सारे कंपाउंड को हमें बनाना है, बट इसके लिए हमें बैलेंसी जो है वो पता होना है कि सारे जितने एटम कंबाइन करेंगे, आयन जितने आयंस कंबाइन करेंगे उनका बैलेंसी क्या है। सो बैलेंसी के लिए जो टेबल है वो वाला टेबल को हमें याद करना है, जिसके थ्रू हम इजीली हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। तो आखिर हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते कैसे। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मुझे यहाँ पर दिया है CO2, इसका मास निकालना है मुझे। पहले तो एटम के मास पता होना है। एक कार्बन है, सो एक कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 टू जा कितना 32, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 44। सो ये 44 आ गया मास, दैट मीन्स CO2 का मास कितना है 44। सो ऐसे जितने एटम कंबाइन होंगे उन सारे एटम के मास को अगर हम ऐड कर दे तो मुझे उस मॉलिक्यूल का क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। सो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें हर एक एटम का मास पता होना है, जिसके थ्रू हम उसको ऐड करके उस मॉलिक्यूल का मास निकाल सके। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, सो मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ पर नॉर्मली अगर हमें कभी मोल कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, सो एक है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको सिंपल निकालने का फर्स्ट तरीका क्या है, अगर कोई कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है कोई भी कंपाउंड, सो उस कंडीशन में गिवन मास अपॉन मोलर मास के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें कंपाउंड का नाम पता नहीं कि है क्या, जैसे पार्टिकल्स के नाम से आ जाए या फिर बोले कोई भी ऐसे कंपाउंड है, सो ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं होगा कि एक्चुअल में है क्या चीज। तो उसी कंडीशन में मोल निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक गिवन मास होगा, राइट। यहाँ गिवन मास, ओके। सो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ऑफ पार्टिकल, नंबर नहीं है ना, मास होगा यहाँ, गिवन मास ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, मोल्स। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना है, एवोगैड्रो नंबर दैट मीन्स Na, इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो ये होता है किसका वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू। तो जब मैं उस नंबर से पार्टिकल के मास जो गिवन है उसको मैं डिवाइड कर दूं, उस कंडीशन मुझे क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा।